इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 1 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार फायरमैन एग्जाम के लिए मैं प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज मैं उनको करवा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए करवा रहा हूँ और मॉडल टेस्ट भी मैंने स्टार्ट किया है। तो 3 तरह के जो है वीडियो आपको मिलेंगे आपके एग्जाम तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वह कौन था। राइट आंसर आपको 5 से 7 सेकंड के बीच में चुन लेना है। उसके बाद जो भी आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, वह गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त था जिसने हुणों को पराजित किया था। स्कंद गुप्त जो था यह कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था। और फ्रेंड्स, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो देखिए, अजात शत्रु जो था यह हर्यंक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, इसी का पुत्र था। इसने अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा और इसीलिए इसको पितृहंता कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। किसको, अजात शत्रु को। अजात शत्रु का एक उपनाम भी है। क्या नाम है, तो कुणिक है। अजात शत्रु को किस उपनाम से जाना जाता है, तो कुणिक के नाम से जाना जाता है। चलिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगृह या गृहब्रज थी। ठीक है, राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने लाया था, तो उदय ने लाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जो बिहार मद्य निषेध का भी एग्जाम हुआ था उसमें करीब 28 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे वीडियो से मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताता हूं ध्यानपूर्वक आप सुना कीजिए। देखिए, चौथा प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो देखिए, टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहला जो हुआ था ये अजात शत्रु के समय में राजगृह में हुआ था। दूसरा जो हुआ था फ्रेंड्स किसके समय में हुआ था, कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था। तीसरा जो है ये अशोक के समय बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। चौथा कश्मीर में कनिष्क के समय बुलाया गया था। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनको। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि इन्होंने अपना शरीर त्याग कहां पर किया था, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनीरा यानी कि कुशीनगर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में, ध्यान रखेंगे 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम त्रिशला था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2010 से लेकर के 2022 तक जो बिहार मद्य निषेध का पेपर हुआ था वहां तक जितने भी CSBC के द्वारा ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया। करीब 150 से अधिक क्वेश्चंस को हमने कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। साइंस का मैंने एक सेट कवर करवाया हुआ है, एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी कवर करवाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स, यह लोथल है। लोथल जो है गुजरात में है और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी है। और देखिए कलहन जो थे फ्रेंड्स, यह कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहते थे। क्लियर है। और ये जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो यह है जूनागढ़ का अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जूनागढ़ का अभिलेख। और ये रुद्रदामन प्रथम जो था, पहली बार इसने जूनागढ़ का जो अभिलेख है संस्कृत भाषा में इसने इस अभिलेख को जारी किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था बताइए, तो आराम शाह था। उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बना, और इसने इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी, लाहौर से लेकर के दिल्ली लाया। किसने, इल्तुतमिश ने। उसके बाद देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था। ठीक है, और उस समय शासक रामचंद्र देव था। उसके बाद देखिएगा कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए ये जो दारुल उल सफा है यह एक खैराती अस्पताल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो तीर्थ यात्रा कर जो है यह समाप्त किया था अकबर ने। कब किया था तीर्थ यात्रा कर, तो 1563 में। ठीक है, और जजिया कर को 1564 में अकबर ने ही समाप्त किया था। तो दोनों ध्यान रखेंगे, जजिया कर को 1564 में और तीर्थ कर को 1563 में। उसके बाद देखिए अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है, अस्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था, तो 1793 में किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था किस वर्ष, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम वी राघवाचारी के द्वारा जो है 1884 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, तो देखिए फ्रेंड्स ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, और ये 1909 जो है ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का आधार बनी थी। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर के रहूंगा, किसने कहा था, तो देखिए ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर के रहूंगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिका याद रखना है, केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा ये याद रखेंगे आप। बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, और वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राजनीति के असंतोष का जनक कहा था। उसके बाद देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था,
देखिए पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932, ये क्रम से याद रखेंगे आप, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला 1930, दूसरा 1931 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? बाबा साहब अंबेडकर ने। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो दूसरा, जो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में, ध्यान रखेंगे 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने किया था बंबई में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए आत्माराम पांडुरंग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये 1885 में बंबई में हुआ था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में ही एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ये थे सी राजगोपालाचारी। देखिए भारतीय गवर्नर पूछा गया है, ठीक है। अगर यहां पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाता? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। यहां भारतीय लगाया गया इसीलिए सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अभिनव भारत कौन से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत एक संस्था थी, क्रांतिकारी संस्था। इसके स्थापना वीडी सावरकर ने, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में किया था, ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने कब दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। दांडी मार्च 1930 हो जाएगा और सहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये जो 27वां अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, ये कहां पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका बांकीपुर पटना में, और इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में 1923 में हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था। और ये जो संस्था था इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडयार महाराष्ट्र में खोला गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैडम ब्लावत्स्की हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो है गीता रहस्य। इंडिया इन ट्रांजिशन लिखा है MN रॉय ने, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी जी ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। उसके बाद देखिएगा कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ठीक है। अमृतसर और शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद देखिए भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। देखिए ऑप्शन में कहां दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि दोमटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें बालू कण भी मिलता है, चिकना कण भी मिलता है और पांसु कण भी मिलता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी प्रकार के कण दोमटी मिट्टी में पाए जाते हैं। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो सबसे अधिक पानी जो है पौधों को यह चिकनी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ज्यादा जल धारण करके रखता है, यानी कि ज्यादा पानी मिलेगा पौधों को। उसके बाद देखिए किस मिट्टी में कैपिलरीज यानी कि केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी में। उसके बाद देखिए झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो झारखंड में कोयला की जो खान है ये कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा झरिया में। उसके बाद देखिएगा कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? तो टिस्को जो है यह किसके नजदीक है? तो ये टाटा नगर के, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे टाटा नगर के।
उसके बाद देखिएगा कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो देखिए सही आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो ये जो रेंज है इसका परास है वो 400 से लेकर के 700 mm है। ठीक है, 400 से लेकर के 700। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी उसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसमें से सौर मंडल का जो भाग नहीं है वो आपका हो जाएगा निहारिका। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड को समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फोल्डिंग यानी कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है यह किसका परिणाम है? तो फ्रेंड्स यह है पर्वत निर्माणकारी बल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप से पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है। यह बल दो प्रकार से काम करता है, पहला तनाव मूलक बल और दूसरा संपीड़नात्मक बल, जिसके कारण धरातल में वलयन पड़ जाते हैं। ठीक है, ये वलय इसी का परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। महाद्वीप कैसे अलग हुए थे? महाद्वीप कैसे अलग हुए थे? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा विवर्तनिक की क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह जल संधि कौन सी है जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बाब अल मंडाव जल संधि। ठीक है, हिंद महासागर को लाल सागर से यह जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है सागरीय लवणता का, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी भूमि। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश तो चाइना है, दूसरा स्थान पर ब्राजील है, तीसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे स्थान पर भारत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में शामिल हैं तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों किया गया? तो देखिए इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये गैर नागरिकों को जो उपलब्ध है वो कौन सा है? तो सभी ऑप्शन देख लीजिए। चलिए हाँ, अब देखिए इसमें से जो उपलब्ध है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? बताइए कौन सा है ये? तो फ्रेंड्स ये है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद देखिए संविधान में भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में होते हैं तो देखिए राज्यसभा में जो है 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो यह अनुच्छेद 352 है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, 360 में जो है यह वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है राज्य सरकार का। उसके बाद देखिए लोकलेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है
तो लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वह इस समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो आपको बताने हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सभी को पढ़ लीजिए। ठीक है, सभी ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रश्न क्या है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर के अन्य किसी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकती है। बताइए ये सही है या फिर गलत दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। और देखिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित है, आप सभी को पता है। खनिज क्या है, मिनरल्स जो है ये क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए मिनरल्स जो है यह क्या है, तो यह अकार्बनिक ठोस है। ठीक है, एक प्रकार के अकार्बनिक ठोस हैं। उसके बाद देखिए एक ही परमाणु का, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। तो ये मिलते हैं प्राकृतिक तत्व में। उसके बाद देखिए खाने का नमक जो है NaCl किससे बना होता है। तो यह मजबूत अम्ल है और मजबूत क्षार का बना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीएच मान इसका 7 होता है। उसके बाद देखिए पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उनको कहा जाता है, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट, यानी कि लवण मृदोभिद। हिंदी में इसको लवण मृदोभिद कहेंगे, हेलोफाइट कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है। तो पानी जाता है जाइलम टिश्यू से और भोज्य पदार्थ खाना फ्लोएम टिश्यू से जाता है। उसके बाद देखिए पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो यह पौधे का कौन सा भाग है। तो यह पौधे का पर्ण है, लीफ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, पौधे का पर्ण भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित ग्राफ, अब यहां से मैथ के क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 2016 में कंपनी द्वारा उत्पादित जूते और शर्ट। तो देखिए जूता और शर्ट, ये वाला जूता और शर्ट है। तो 2016 में जूता और शर्ट कितना है, जूता 25 और शर्ट 30, यानी कि कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि कुल संख्या 2014 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंट की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना है। तो 2014 में पैंट की संख्या 15 है, तो 55 में से 15 घटा दीजिएगा तो 40 बच जाएगा, और सब हजार में दिया गया है, तो 40,000 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, मैं आंसर फटाफट आपको बताते चलता हूं। ठीक है, इसमें 1 बजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 73 का राइट आंसर जो है ये 50 दिन हो जाएगा। 74 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 490 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए 75 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 19.50 रुपया, यानी कि 19.5 रुपया। ठीक है, 19.5 यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 6/11 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप सब लोग। वैसे मैं सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दूंगा, टेलीग्राम जुड़ जाइए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कीजिएगा, सबका क्या कर देना है आपको, लॉसा निकाल दीजिएगा, राइट आंसर 24 आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा 78 का एवरेज निकालने आपको आता है ना, नया टोटल एवरेज निकाल लीजिए और इसमें 5 अतिरिक्त चॉकलेट जुड़ जाती है, तो टोटल निकालिएगा नया तो 50 हो जाएगा, और 5 जोड़ दीजिएगा तो 55 हो जाएगा।
उसके बाद 79 का करेक्ट आंसर 126 हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर जो है, ये आसान क्वेश्चन है बहुत ही, इसको बोर्ड मास अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और हिंदी के क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका आपके एग्जाम में। देखिए ये इडियम फ्रेज दिया गया है, कह रहा है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लिखी पंक्तियों में निहित अर्थ को समझना, ठीक है, अतिरिक्त मतलब समझ जाना। तो समान अर्थ में इसका विकल्प विकल्प क्या हो जाएगा? टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल वर्ड, टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल वर्ड। उसके बाद देखिएगा कि मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ ए मैन हु वाज, खाली स्थान है, विथ ग्रेट क्वालिटीज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंडोर्ड हो जाएगा, ठीक है, इंडोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल गिवन द, जो ब्लैंक्स दिया गया है। उसके बाद ऑल द रेस्पोंडेंट शुड एक्सप्रेस देयर, खाली स्थान दिया गया है, व्यूज इन दिस क्वेश्चनरीज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कैंडिड हो जाएगा, ठीक है, कैंडिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला गया कि कहां पर इसमें एरर है। तो देखिए, सुन आई वाज इन्फॉर्म्ड बाय रिलायबल सोर्सेज दैट देयर पेरेंट्स हैड नो एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द फैमिली। यहाँ पर कहाँ पर एरर दिया गया है? तो देखिए यहाँ नो एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, वहां क्या होगा? वहां पर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है, एनी नहीं होगा, सिर्फ जो है नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट में एरर है। उसके बाद देखिए ये जो अंडरलाइन पार्ट है, इसको इंप्रूव में करने की अगर आवश्यकता है तो इंप्रूव करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए द सिटी डेवलपमेंट काउंसिल रिजॉर्ट एट ए रिसेंट मीटिंग टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इमीडिएटली। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एंटोनिम बताना है जेन्युइन का। जेन्युइन मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है, सच्चा होता है, और ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से कौन सा, यानी कि किसका स्पेलिंग सही लिखा गया है। तो अल्टरेशन, ये वाला जो लिखा गया ना, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स। द डायरेक्टर हैज स्टिल नॉट गिवन हिज, खाली स्थान दिया गया, टू कंडक्ट द सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंसेंट का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है सहमति, ठीक है, कंसेंट। तो अब तक उसने अपना सहमति नहीं दिया है सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्स कंडक्ट करने का। उसके बाद देखिएगा उसी प्रकार से है, अगर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो यहाँ पर इंप्रूव करेंगे, अन्यथा नो इंप्रूवमेंट पर टिक लगा देंगे। तो इवन इफ यू डिड नॉट नो वेयर आई वाज, यू कैन ऑलवेज हैव टेलीफोन मी टू आस्क। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? यू शुड ऑलवेज हैव टेलीफोन मी, यू शुड ऑलवेज हैव टेलीफोन मी। तो यहाँ पर ये वाला जो होगा, यू शुड ऑलवेज, यहाँ पर तो इंप्रूव करके ये वाला सेंटेंस होगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम, ठीक है। टू स्प्लिट हेयर्स, इसका मतलब क्या होता है? तो बाल का खाल निकालना कहते हैं ना हिंदी में। टू इंगेज इन डिस्कसिंग इरिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया है रावण का। रावण का क्या होता है? दशानन होता है। 10 सिर किसका था? रावण का था। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान भरना है। उसे चोट लगने पर खून क्या होगा? खून बहने लगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ सेंटेंस में कहाँ पर त्रुटि है। कह रहा है कि समाचार पत्र, समाचार का भंडार तो है ही, इसके एक उपयोग और भी हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका एक उपयोग और भी है, इसका एक, इसके नहीं, इसका एक उपयोग और भी है। तो इसके उपयोग और भी है, ये वाला पार्ट एरर है। उसके बाद देखिएगा कि मुझे तुम पर क्या है? विश्वास नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि जो चिकना घड़ा, मुहावरे का अर्थ, चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ जो अलग है, निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो चिकना घड़ा का अर्थ क्या होता है? निर्लज व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए वह कक्षा, खाली स्थान दिया गया, जा रहा है। तो वह कक्षा की ओर जा रहा है, ठीक है,
ओर जा रहा है। उसके बाद देखिए ये जो रेखांकित पार्ट दिया गया है उसमें पूछा गया है कि उसको प्रतिस्थापित करके उपयुक्त इसमें से चुनना है, ये ऑप्शन में से। तो देखिए पूरा पढ़िए, अपनी गलतियों को समझते हुए वह उसे सुधारते का प्रयास नहीं करता। सुधारने का प्रयास होगा, सुधारते का थोड़ी होता है। देखिए सुधारने का प्रयास जो है ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, सुधारने का प्रयास। उसके बाद देखिए आत्मज का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, बेटा होता है। उसके बाद देखिएगा सही वर्तनी आपको चुन करके बताना है इसमें से कौन सा सही लिखा गया। रोहिणी जो है कौन सा सही लिखा गया, आप आंसर कमेंट कीजिए और अपने स्कोर बताइए। उसके बाद देखिए नित्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, सॉरी विलोम शब्द पूछा गया है। ठीक है, नित्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100। अपने स्कोर बता दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।